हाय यूजीसी नेट एस्पिरेंट, मैं निकिता आपका स्वागत करती हूँ। यस लेट्स स्टार्ट टुडे में आज की वीडियो में आपको मिलेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का फुल फ्लैश रिवीजन, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट मैनर में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक को आपको किस तरह पढ़ना है और कौन से टॉपिक में कितने टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको किस तरह कवर करना है। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, पूरा एक आपको ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का पूरा शॉर्ट मैनर में रिवीजन हो जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो इसमें आपको मैंने पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने दे दी है, साथ ही उनका जो कार्यकाल है उसको भी लिख दिया है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है कि कौन सा थिंकर किस साल में या किस टाइम पे था। आपको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा आरोही या अवरोही क्रम में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले ही यहाँ पर लिख दिया है। मैरी वुलनस्क्राफ्ट, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी, हैना आरेंट, फ्रांसिस फैनन, जॉन रॉल्स, ये आपने पहले ही कवर कर लेने हैं। साथ में जो इनकी जो कार्यकाल की डेट ऑफ बर्थ लिखी है या जो मतलब जितना इनका टाइम पीरियड आया जिसमें इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, अपने व्यूज़ दिए हैं, अपने विचार दिए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि मैंने कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसा देखा था यहाँ पर आपको थिंकर दे दिए जाते हैं और आपको उन्हें रीअरेंज करके लिखाना होता है उनके कार्यकाल के आधार पे, उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, या उनके जो उससे रिलेटेड कोई सिंपल टॉपिक है उससे रिलेटेड क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। सेकेंडली आपने किन्हें कवर करना है? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे विचार देते हैं आपको उसे कवर करना है। इसके बाद आपको कवर करना है कॉन्फ्यूशियस को, हीगल को, जेरमी बेंथम को, माओ माओ को। क्योंकि आपको हर एक टॉपिक को कवर करना है, लेकिन जो पहले वाले टॉपिक दिए हैं उन्हें आपको पहले कवर करना है। बाद में आपको प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, आप उसके साथ जो पहले वाले टॉपिक है उनके साथ कवर कर सकते हो। इसके बाद कॉन्फ्यूशियस, हीगल, बेंथम, माओ को आप सबसे लास्ट में रिवीजन करेंगे। इसमें मेनली आपको बुक्स करनी है याद इनकी, ठीक है। और प्लेटो, अरिस्टोटल को आप डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें मेनली एक क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट और थिंकर का। एक साइड पे आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे और एक साइड पे आपको थिंकर दे देंगे। आपको उसको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएंगे, या जैसे बुक्स एंड ऑथर दे दिया जाएगा और उनके पब्लिशर कौन से हैं उनको मैच द फॉलोइंग भी लगाने। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सेम थिंकर होता है, फिर आपको सेम थिंकर की बुक्स मतलब एक ही थिंकर की 4-5 बुक्स दे देंगे, फिर बताएंगे कि इसमें से उस थिंकर की बुक कौन सी है या कौन सी नहीं है। या फिर सेम थिंकर की बुक दे देंगे, आपको उसको क्रोनोलॉजी में फिट करना होता है। या फिर अलग अलग थिंकर दे देंगे, उनकी बुक्स दे देंगे, आपको उनको साथ मैच करना होता है। या फिर अलग अलग थिंकर की बुक दे देंगे और उनके क्रोनोलॉजी जो ईयर है, पब्लिश ईयर, वो दे देंगे, तो आपको उन्हें मैच करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है एक कि थिंकर और उनके लाइफ में इवेंट। जैसे अभी पीछे जे.एस. मिल वाला क्वेश्चन आया था कि वो ब्रिटिश संसद के सदस्य कितने वर्ष तक बने थे। तो ऐसे जो उनके लाइफ के इवेंट है उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। या फिर कोट्स पूछे जाते हैं, ये किस थिंकर ने दिया है, या फिर किस थिंकर के बारे में किसी ने कोई कोट दिया हो, कथन दिया हो, उनकी बुक से रिलेटेड, उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सारे आपको कोट्स पूछे जाते हैं। या फिर आपको क्रोनोलॉजी में बता दिया जाता है, जैसे उनके बर्थ कब हुआ था या उनका वर्क कब हुआ था, तो उसको अपने क्रोनोलॉजी में ऐड करना होता है। तो आपको पता चल गया कि आपने कौन से थिंकर पहले पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं एरिस्टोटल से, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत ही बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। तो इनके बारे में जो इवेंट है या इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इन्हें फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कहा गया है और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये अध्यात्मवादी, वैज्ञानिक, व्यवहारवादी, उपयोगितावादी थिंकर थे। द मास्टर दोज हु नो, जो कुछ आप जान सकते हो वो सब नॉलेज नहीं थी। नैतिक शास्त्र, हिस्ट्री, मतलब जितने भी सारे सब्जेक्ट थे वो सारे इन्होंने पढ़े हुए थे।
पॉलिटिकल साइंस को इन्होंने मास्टर साइंस और शिखर साइंस कहा था। इन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया था, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और राजनीति को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। इन्होंने 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट के वर्गीकरण किया था, जिसमें इन्होंने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया था। आपको यहाँ पर मैंने वो 6 के 6 गवर्नमेंट लिख दिए हैं जो इन्होंने 158 देशों के संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्हें मिला था, जैसे मोनार्क, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, ये उनकी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। टायरेनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, ये उनकी बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें उन्होंने जो बेस्ट फॉर्म दी है, इसमें जो उन्होंने रोस्ट फॉर्म दी है, इसमें जो उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल है, इसमें जो उन्होंने बोला है कि नहीं प्रैक्टिकल है, ये सारे टॉपिक जो है आपने उनके इंट्रोडक्शन में लर्न कर लेने हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें जो उन्होंने अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया है, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के आधुनिक विचार के प्रणेता कहा जाते हैं। जैसे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि स्पर्धी होते हैं। संपत्ति और परिवार के अधिकार को सुरक्षित रखना होता है। ये काम किसका होता है? राज्य का। शासन और सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी किसकी होती है? व्यक्तिगत भागीदारी होती है, मतलब हर एक व्यक्ति भागीदार रहे। जो सिविल सोसाइटी के आज की जो हमारे कॉन्सेप्ट है, उसके प्रणेता कहीं ना कहीं अरस्तु को माना जाता है। इसके बाद एक पीवाईक्यू आया था कि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है उनमें कौन कौन से मेथड शामिल है, जैसे इंडक्टिव, पर्टिकुलर टू जनरल विधि, कंपैरेटिव मेथड जो उन्होंने 158 देशों के लिए किया था, एनालिटिक एंड ऑब्जर्वेशनल कि उन्होंने किस तरह ऑब्जर्व किया था, हिस्टोरिकल, डायलेक्टिक, एनालॉजिकल, टीलियोलॉजी से हमारा टीलियोलॉजिकल जो मेथड, इसमें मतलब है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो व्यक्ति है, उसका इस धरती पर आने से कहीं ना कहीं उसका इन्वेंशन होने पे कुछ ना कुछ कारण है, कोई ना कोई लक्ष्य है कि कैसे हर एक वस्तु का अपना एक प्रयोजन है, अपना एक लक्ष्य है, अपना एक कारण है। यहाँ पर जितने भी उन्होंने इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया है, कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया है, ये सारा एक पीवाईक्यू में पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कोट्स की। मनुष्य राजनीति में अगर भाग ना ले तो या तो वो देवता है या तो शैतान है। युद्ध होना चाहिए शांति के खातिर और काम होना चाहिए आराम के खातिर। मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। यह उन्होंने जो सुकरात को मृत्यु दंड दिया था, जब जो अलेक्जेंडर है वो उनके पीछे लग गए थे, उन्होंने उनको कहीं पर, जो अरस्तु है, किसी की साइड ले ली थी, मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा है, तो वो उनके विरुद्ध हो गए थे और उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया था। तो क्योंकि उन्होंने सोचा कि मुझे भी जान का खतरा है, तो उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया था। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कोट दिया था कि मैं उन्हें दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। पहला तो उन्होंने कर लिया। फिर आगे बात कर लेते हैं द पॉलिटिक्स। इसके 8 भाग हैं और बारकर ने सुविधा के लिए 3 खंडों में उसको डिवाइड कर दिया है। निकोमेकियन एथिक्स, कैटेगरीज, द आर्ट ऑफ रेटोरिक्स, टॉपिक्स ऑन द पाइथागोरस, पोएटिक, डी एनिमा, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, एंथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रायर एनालिटिक, पोस्टेरियर एनालिटिक्स, ये सब उनकी मुख्य बुक्स हैं। पॉलिटिक्स को मेन बुक माना गया है, इसी में उन्होंने अपने मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। आपको क्या करना है, इसके अलावा जितनी भी, अगर आपको कोई कोट इम्पोर्टेंट लग रहा है, कोई बुक जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए देख ली है, या फिर कुछ कोई अदर कॉन्सेप्ट जो उनका इससे रिलेटेड है, वो भी आपने उसको उसमें शामिल कर लेना है। यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर जो अरस्तु है वो राज्य की अवधारणा के लिए क्या बोलते हैं, ये एक प्राकृतिक संस्था है। परिवार, ग्राम और राज्य। परिवार का ही बड़ा रूप क्या है? राज्य। यह एक जैविक निकाय है जिसमें जड़ जो है परिवार है, तना है वो ग्राम है और फल राज्य है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शरीर का निर्माण अंगों से होता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण अलग अलग जो परिवार रह रहे हैं गांव में, उसका ही बड़ा रूप क्या है? राज्य है। इसके अलावा राज्य सुप्रीम एसोसिएशन है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अल्टीमेट है, गुड है और अंतिम है।
राज्य ही व्यक्ति से पहले आता है। इसके बाद वो रूल ऑफ गोल्डन मीन देते हैं, मध्यमान, औसत जो रूल है। इसमें मतलब है कि हमें अच्छे और बुरे के बीच में नहीं भागना है, सबसे अच्छे और सबसे बुरे के बीच में नहीं भागना है, आपको उसके बीच रहना है, आपको मध्य रास्ता चुनना है। जैसे एक कुलीन तंत्र होता है, एक गरीब होता है, उससे अच्छा क्या है, मिडल वर्ग को ले लो, ठीक है। और उसके दो आदर्श है, समानता और सहमति। इसके बाद पॉलिटी, उन्होंने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया है, जो किसका मिश्रण है, सामंतवाद, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है। इसमें जो सरकार होगी वो मध्यम वर्ग के जो लोगों की होगी, और जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटी की होगी। इसमें बहुत सारे लोगों का शासन होगा, लेकिन वो सब कैसे होंगे, बिल्कुल मध्यम वर्ग के लोग होंगे। वो ना तो ज़्यादा अमीर होंगे और ना तो ज़्यादा गरीब होंगे। इसके बाद नेक्स्ट इस पे चलते हैं, दास प्रथा और नारी की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं। नारी की स्थिति को वो निम्नतर मानते हैं, आज्ञाकारी मानते हैं, कहते हैं कि उन्हें घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती है। दास प्रथा का समर्थन कहते हैं। प्राकृतिक असमानता बोलते हैं कि जन्म से ही कुछ व्यक्ति अयोग्य होते हैं, उन पे शासन करने के लिए वो जन्म लेते हैं। जो कोई भी स्वभाव से अपना नहीं है, दूसरे का है, वह दास है। और दास के बारे में कहते हैं कि जब वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, जब उसे विवेक आ जाएगा, तो उसे आज़ाद भी कर देना चाहिए। इसके बाद रूल ऑफ लॉ कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है अरिस्टो को। कानून का शासन एक व्यक्ति के शासन से बेहतर है। उन्होंने उसकी विशेषताएं बताई है कि सार्वजनिक हित में शासन होना चाहिए, विधि के अनुसार शासन होना चाहिए, जैसा प्रजा चाहे वैसा शासन होना चाहिए, और नागरिकों की समान भागीदारी होनी चाहिए। साथ में बात कर लेते हैं क्रांतिकारी। क्रांति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो एक अनुदारवादी थे, वो परिवर्तन से चिढ़ते थे। वो बोलते थे कि जैसा चल रहा है ठीक है, क्योंकि सत्ता में थोड़ा भी परिवर्तन, छोटा हो या बड़ा हो, सत्ता का किसी भी तरह का हस्तांतरण क्या है, क्रांति है। तो उसका उपाय उन्होंने क्या बोला है, पॉलिटी, मतलब सिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो उन्होंने पॉलिटी गवर्नमेंट दी है, उसका ही उन्होंने क्या बोला है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इससे ना तो क्रांति आएगी और ना ही किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा, संविधान के अनुसार ही सरकार चलेगी। जो नागरिकता पर उनका विचार है, वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने नागरिक पर वर्णन किया है। उन्होंने बोला है, नागरिक वो होते हैं जो प्रशासन में भागीदार हों, और वो नागरिक कौन नहीं है, स्त्रियां, दास, बूढ़े, बच्चे, शिल्पी, किसान, मिस्त्री और विदेशी। क्योंकि शिल्पी, किसान और मिस्त्री, उनके पास समय नहीं है भागीदार होने के लिए, और जो स्त्रियां हैं उनके पास भी समय नहीं है, बूढ़े, बच्चे और दास, उनके पास विवेक नहीं है, इसलिए उन्हें नागरिक भी नहीं माना है। और साथ में जो नागरिक होते हैं, नागरिक वही हैं जो प्रशासन में भागीदार हो, जैसे युवा, पुरुष, ठीक है। इसके बाद बात कर लें संविधानों का वर्गीकरण। उन्होंने 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट दी है, बेस्ड ऑन द नंबर, कितने व्यक्ति शासन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द गोल, वेलफेयर, कि उनका लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो एक व्यक्ति का शासन जो बेस्ट है, मोनार्क कहलाता है, जो बुरा है, टायरेनी। सेकंड में आता है कुछ व्यक्तियों का शासन, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, ओलिगार्की। उसके बाद जो बहुत लोगों का शासन है, पी पॉलिटी और डेमोक्रेसी। इसमें अपने मैप और थॉट को ये का साम्यवाद होना चाहिए, मतलब सबका अधिकार होना चाहिए। वो बोलते हैं कि क्षमता और योग्यता के आधार पर ही संपत्ति का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब जिसने जो कमाया है वो उसी का है, उसी अगर उसके पास संपत्ति होगी तभी तो उसे कुछ करने की आगे से उसकी इच्छा होगी। व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, लेकिन प्रयोग सार्वजनिक होना चाहिए। जो जितना योग्य है, जो जितनी क्षमता रखता है, उतना ही उसका पद, सम्मान, धन ज्यादा होगा। इसके बाद न्याय सिद्धांत में वो क्या बोलते हैं, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने 2 तरह के न्याय बोले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्युनिकेटिव। इसमें जो पहला है, वो संसाधन समान वितरित होंगे, विधायिका उसका बंटवारा करेगी, और योग्यता उसका आधार होगा, सद्गुण होगा, और रेखा मिति के आधार पर ही उसका बंटवारा होगा। कम्युनिकेटिव जो न्याय है, उसमें क्या होगा, विनिमय के सिद्धांत है, नियम कानून है, अपराधों के लिए दंड है, ये सब आता है।
न्यायपालिका उसका बंटवारा करेगी। पीड़ित और जिनकी क्षति हुई है उनकी पूर्ति का ये आधार रहेगा। और ये किसके आधार पर होगा? अंकगणित के आधार पर होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए बिल्कुल टेबल बनाया है, जिसमें मैंने एक साइड पे एरिस्टोटल की जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा है। सेकंड में कॉन्सेप्ट, उन्होंने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, रूल ऑफ लॉ, गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल, थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, ऐसे करके। और जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें बुक्स लिखे हैं। ये मैंने खुद के जो नोट्स हैं कैसे मैंने बनाए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है कि आपने कैसे अपने लिए बनाना है। कॉन्सेप्ट जो आपके नोट्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। मैंने यहाँ पे खुद के नोट्स का भी एक स्क्रीनशॉट या आप बता सकते हो वो लगाया है, आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे इसके लिए लिखा है। ये मेरी खुद के नोट्स हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है। आप इसकी तैयारी बिल्कुल ऐसे ही करोगे। आपने एक साइड में इंट्रोडक्शन लिखना है, एक में कॉन्सेप्ट लिखना है, एक में बुक लिखनी है। आपकी जल्दी से जल्दी इसकी रिवीजन हो जाएगी। साथ ही में जो ये मैंने यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो कितनी गंदी राइटिंग में लिखा है, लेकिन मुझे समझ आ जाता है तो यही बहुत है। आगे बात कर लेते हैं कॉन्फ्यूशियस के बारे में। तो कॉन्फ्यूशियस जो है मॉरल लीडर है, आदर्शवादी है, फर्स्ट चाइनीज टीचर हैं, मॉरल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने रूस स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट की स्थापना करी थी। उनके की कॉन्सेप्ट में आ जाता है द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ, जिसमें एक नैतिक नेता होगा जो मतलब परोपकारी होगा, और सरकार भी कैसी होगी? कल्याणकारी सरकार होगी। 5 वर्च्यू के बारे में बात क्या है? दयालुता, नैतिकता, ऐसे करके 5 वर्च्यू बताए हैं, 5 रिलेशन बताए हैं। पिता पुत्र का, शासक प्रजा का, और पति पत्नी का, भाई भाई का, ऐसा रिलेशनशिप बताए हैं। और यूनिवर्सल गोल्डन रूल कि जैसा व्यवहार आप खुद के साथ पसंद करते हो वैसा ही व्यवहार आपने दूसरों के साथ भी करना है। जेंटलमैन जंजी कौन है? एक मॉरल और आइडियल लीडर है। और समग्र शिक्षा की बात उन्होंने आज से 250 साल पहले ही कर ली थी। इसके बाद बात कर लेते हैं उनकी बुक्स की। तो बुक्स ऑफ चेंज, बुक ऑफ हिस्ट्री, स्प्रिंग एंड ऑटमन, द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, द बुक ऑफ मैंगजू एंड द पोएट्री, एंड द बुक्स ऑफ राइट्स, एनालिटिक्स, विचार उनके जो किस बुक में है? एनालेक्ट्स में है। द ग्रेट लर्निंग, ये उनकी सेकंड मोस्ट बुक है। आपने देखा यहाँ पे कि आपने कॉन्फ्यूशियस के बारे में लिखा, उनका कार्यकाल लिखा, उनको किस नाम से और बुलाया जाता है, उनके बारे में मेनली जो इंट्रोडक्शन है, की कॉन्सेप्ट है, कैसे लिखने हैं, उनकी बुक्स है। आपने बिल्कुल उनका आपने एक ही पेज पे सब कुछ समराइज करके लिखना है। जैसे ये जो कि कॉन्सेप्ट है आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। जब आप उसको एक बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हिट हो जाएगा कि आपने उसको कैसे ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्लेटो। तो बात कर लेते हैं प्लेटो पर। प्लेटो जो है एरिस्टोटल के शिक्षक हैं, और एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के शिक्षक है। साथ ही में कौन है? राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। प्लेटो के बारे में बोला जाता है कि आप प्लेटो को पसंद कर सकते हो, उनसे नफरत कर सकते हो, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पहले राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। प्लेटो का एक फेमस कोट है कि पॉलिटिक्स में भाग ना लेने का दंड ये है कि अपने से जो निम्नतर है उनसे शासित होना पड़ेगा। उनके इंट्रो में आ जाते हैं, उन्हें आइडियलिज्म थिंकर कहा जाता है, यूटोपियन थिंकर कहा जाता है, और हेलेन आरेंट बोलते हैं कि फांसीवाद के दार्शनिक प्रेरक हैं। कार्ल पॉपर बोलते हैं कि प्लेटो और हेगल मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। इसी तरह उनके की कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, एलोगरी ऑफ गेम, नोबल लाई, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। फिलोसफर किंग का आइडिया देते हैं, आइडियल स्टेट का आइडिया देते हैं। इसमें उन्होंने जो बुक्स है रिपब्लिक, लॉज, एलिगेरी ऑफ केव, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स, मीनो, फियोडो, गॉर्जियस, और सोक्रेटिक डायलॉग, ये सारे उन्होंने उनकी बुक्स हैं। आपने बिल्कुल एक एक बुक्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लोगे तो आप याद हो जाएगी।
बात कर लेते हैं उनके जस्टिस के बारे में। तो वन मैन वन क्लास वन वर्क ही न्याय है, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। सभी की शिक्षा की बात करते हैं, स्त्री की शिक्षा की भी और पुरुष शिक्षा की भी। अलग अलग स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन पास करता जाएगा वो नेक्स्ट लेवल पे मतलब नेक्स्ट वर्ग में पहुंचता जाएगा। पहले में जो फेल होगा वो व्यापारी बनेगा, जो सेकंड में फेल होगा वो सैनिक, और जो थर्ड को क्रॉस कर जाएगा वो क्या बनेगा, फिलोसफर किंग बनेगा। और इसी तरह जो उनके एलोगेरी ऑफ केव है, मनुष्य वो देखता है जो उसे दिखाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं मैकियावेली के बारे में। तो डनिंग बोलते हैं कि मैकियावेली अपने समय का शिशु है। एक व्यक्ति जो है अपने प्रिय की मौत भूल सकता है, लेकिन अपने प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं भूल सकता पूरे जीवन भर। और प्रिंस क्या कुछ भी कर सकता है, अपने राष्ट्रहित के लिए कुछ भी कर सकता है। डुअल मॉरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। इंट्रो की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है क्योंकि ये यथार्थवादी है, अनुभवजन्यवादी थिंकर है। इन्होंने ही राजनीति को एथिक्स और रिलीजन से अलग किया था। यहाँ से पॉलिटिक्स की नई जनरेशन की शुरुआत मानी जाती है। पॉलिटिक्स इज पावर स्ट्रगल। पॉलिटिक्स क्या है, पावर के लिए संघर्ष है। इसके बाद की कॉन्सेप्ट उनकी क्या है, धर्म और नैतिकता का पृथक्करण क्या था। आधुनिक राज्य का जो विचार है, गणतंत्रवाद के प्रतिपादक कहा जाता है। मानव स्वभाव को वो क्या मानते हैं, सेल्फिश, नेगेटिव जो मतलब उनका रोल होता है। और जो शासक है उसमें किसके गुण होने चाहिए, शेर और फॉक्स की तरह गुण होने चाहिए। जो राजा है उसको डुअल मॉरलिटी का वो देते हैं कॉन्सेप्ट। सिविल रिपब्लिक में सिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देते हैं, जिसमें जैसे अरिस्टोटल ने मैप और टॉट का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें पॉलिटी की जगह उन्होंने रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है उसको साइड किया है। इटली रेडी नहीं था तो उन्होंने मोनार्क को वहाँ पे सबसे अच्छा बताया है उस टाइम पे वो। और उनकी मेन बुक्स कौन सी है, आर्ट्स ऑफ वॉर है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, द डिस्कोर्स ऑफ लेवी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हॉब्स की। हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो मेनली उनके कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक मटेरियलिज्म है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, लीगल सॉवर्निटी का कॉन्सेप्ट पहले बॉन्दा ने दिया है। इसके बाद ह्यूमन नेचर को उन्होंने बताया है, सेल्फिश है। स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, क्योटिक है, सब दूसरों के प्रति मतलब मार धाड़ ये चला हुआ है, हिंसा चली हुई है। सेल्फ रिजर्वेशन है फ्रॉम सॉवर्निटी, एंड जो निरंकुश शक्तिशाली राजा है उससे अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए सब लोग समझौता करते हैं। और एब्सोल्यूट सॉवर्निटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। इनकी जो बुक्स है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, डिसाइव, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन, डी कॉर्पोर, डी होमाइन, अरबी मोंथ, इनकी जो बुक्स है आपने एक एक बार वो पढ़ लेनी है। लेवियाथन और एलिमेंट्स ऑफ नेचर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसके बाद जो उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये बोलते हैं कि जो लोग हैं आपस में बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थे, लड़ झगड़ रहे थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने में से ही एक राजा को चुना। वहाँ पर रिवोल्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप रिवोल्ट करोगे, राजा की बात नहीं मानोगे, तो आप स्टेट ऑफ नेचर से पहले की जो पोजीशन है प्राकृतिक अवस्था में पहुँच जाओगे। लेकिन वैसा कुछ मतलब पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो राजा है उसकी बात सब मानेंगे। थॉमस हॉब्स के बाद बात कर लेते हैं जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक जो है उदारवाद के पिता के रूप में माने जाते हैं। वो भी संवैधानिक गवर्नमेंट जो है उनकी बात करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं उनकी बुक्स की। ऐसे ऑन लॉ ऑफ नेचर, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, और द कंडक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ सिस्टम ऑफ थियोलॉजी। उसके बाद उनका भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है। उसमें वो बताते हैं कि मनुष्य विवेकशील है, वो अपना काम अच्छे से कर सकता है, तर्कसंगत है, और प्राकृतिक अधिकार है उन्हें पहले से ही मिले हुए। उसके अलावा सीमित जो अलग जैसे दूसरे काम है, जैसे बाहरी राज्यों से सुरक्षा करना, राज्य में शांति बनाए रखना, इन सब कामों के लिए सीमित सरकार की आवश्यकता
पड़ जाती है, इसलिए वो अपने में से ही एक राजा को उठाते हैं। और राजा जो है मतलब जो समझौता करने वाला जो हेड होता है वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा था, क्योंकि हॉब्स के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उसमें जो राजा है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन जो जॉन लॉक का जो राजा है मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इसका हिस्सा है। अगर वो राजा वो काम जो मतलब समाज ने उसे सौंपे हैं उन्हें करने में मतलब पूरा वो नहीं है, सक्षम नहीं है, या वो काम नहीं कर पा रहा है, तो जो समाज है जो राज्य के लोग हैं वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वो दूसरे राजा को चुन सकते हैं। इसके बाद जो उनके टेबुलर रासा है, टेबुलर रासा का कॉन्सेप्ट है, इसमें बोलता है कि मनुष्य बचपन से ही उसका दिमाग ब्लैंक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जे रूसो की। उनकी बुक्स है डिस्कोर्स आर्ट्स एंड साइंस और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ऑन द ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी मैन, डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इनके जो कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं कि मनुष्य का जो सोल है वो पहले बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्थितियाँ और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिससे मनुष्य का जो दिमाग है और जो दिल है भ्रष्ट हो जाता है, हमारी आत्मा भ्रष्ट हो जाती है। प्राकृतिक स्थिति में मनुष्य बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण समाज में वो और अराजकता फैल जाती है, जिसके बावजूद लोग क्या करते हैं, अपने में से ही एक जो राजा चुनते हैं ताकि उनकी जो संपत्ति है, जो दूसरे कल्याणकारी हैं, जो निम्नतर लोग हैं, जो जिनका शोषण हो रहा है, उनकी हेल्प कर लें, इसलिए वो एक राजा को चूज करते हैं। इसमें ईमाइल है, 4 लेटर्स ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड है, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है। इसके बाद जनरल विल, रियल विल, एक्चुअल विल की बात करते हैं। पॉपुलर सोबोनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। वेद शक्ति और आधार पर फ्रांसीसी क्रांति की जो वो बात करते हैं वही उसकी प्रेरणा बनी है। जे रूसो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर हैं। हॉब्स लॉक रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बात करते हैं हीगल की। तो हीगल बोलता है किसी भी चीज को अगर आपने समझना है तो उसकी जो अपोजिट साइड है उसको देखिए। जैसे अगर आपको सुख समझना है तो आपको दुख का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपने न्याय को फील करना है तो आपने कभी अन्याय सहा हो तो आप फील कर सकते हो। उनका एक फेमस कोट है कि तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है। एक जर्मन फिलोसफर है, उनके फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहा जाता है। यूरोप के जो उसमें वो एडवाइज़र थे, आइडियलिस्टिक मेथड का यूज़ करते हैं, एडवाइज़र रहे हैं और डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो उनके कॉन्सेप्ट है अल्टीमेट रियलिटी नीड्स आइडिया माइंड एंड रीज़न, वो जो रीज़न को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो बोलते हैं कि आइडिया ही सब कुछ है, आइडियलिज्म का महत्व देते हैं। इसके बाद उनकी बुक्स की बात कर लेते हैं। द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड एंड रीजन 1802, फिलोफिशियंस ऑफ द स्पिरिट और द फिलोफिशियंस ऑफ द माइंड 1807, द साइंस ऑफ लॉजिक 1816, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल 1870, लेक्चर्स ऑफ एथिक्स, ये इनकी कुछ बुक्स हैं। आगे बात कर लेते हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल नारीवादी विचारक भी हैं, इंग्लिश फिलोसफर है, लंदन में टीचर भी रह उनके टीचर बेंथम रह चुके हैं। बेंथम कौन है? फादर ऑफ उपयोगितावाद है। इसके बाद उनके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। वो भी सीमित सरकार की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात समर्थन करते हैं। उन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति चाहे जो मर्जी बोले उसे उसकी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को भी वो राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। हार प्रिंसिपल देते हैं जिसमें सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग जो एक्शन होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। उनकी बुक है अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द एसे ऑन रिलीजन, थॉट्स ऑफ पार्लियामेंट्री। इस तरह जो जे.एस. मिल है उनकी जो मतलब उन्हें अनिच्छुक लोकतंत्र का समर्थक कहा जाता है, क्योंकि वो चाहते तो हैं कि लोकतंत्र हो लेकिन वो उससे हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि क्या लोग जो है उतने
पढ़े लिखे नहीं हैं। वो बोलते हैं कि वोट देने का अधिकार सीमित होना चाहिए, मतलब लोकतंत्र में भागीदारी सीमित लोगों की होनी चाहिए जो कि पढ़े लिखे हैं, जो मतलब ये जानते हैं कि हमें कैसी सरकार चाहिए, कैसे लोग चाहिए अपने लिए। और हाँ, प्रिंसिपल में वो बताते हैं कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उसमें किसी भी प्रकार की राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है जो दूसरों को इफेक्ट करते हैं उस पर राज्य हस्तक्षेप करना चाहिए। और हाँ, प्रिंसिपल का मतलब है दूसरों की हेल्प में, दूसरों के लिए जो मतलब सरकार एक्शन लेती है तो खुद का जो नुकसान होता है उसे हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं उनके जो नारीवादी विचार है। उन्होंने हैरियट टेलर के साथ मिलकर 1869 में द सब्जेक्शन ऑफ मूवमेंट दी है। उन्होंने मैन और वुमेन दोनों के लिए ही शिक्षा की बात की है और उनकी जो राजनीतिक अधिकारों की भागीदारी है वो उन्होंने सुनिश्चित करने का प्लान किया है। बात कर लेते हैं मैरी वुllstonecraft की। तो उनके जो कॉन्सेप्ट और आइडिया है, बुक्स है, कॉन्टेक्स्ट है, तो फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट फिलोसफर हैं। वो रैशनैलिटी की बात करती हैं, ह्यूमन राइट की बात करती हैं, जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करती हैं। वो बोलती हैं कि मनुष्य में जो मतलब पुरुष और स्त्री हैं दोनों ही विवेकशील हैं, लेकिन जो स्त्रियों है स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने बुक लिखी है द थॉट ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, मैरी अ फिक्शन, ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम अ रियल लाइफ, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। इसमें उन्होंने द सोशल एंड द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वुमेन सब्जेक्शन रादर देन इनेट डिफरेंस की बात की है। इन्होंने द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन वुमेन के लिए, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसके लिए एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बताया है। आपको मैरी वुllstonecraft के जो फेमस कोट हैं उनको भी एक बार पढ़ लेना है। अभी उन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दिसंबर 2025 उनमें उनसे रिलेटेड एक कोट आया था, तो आपने उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बात कर लेते हैं मैरी वुllstonecraft की जो नेक्स्ट बुक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, क्योंकि जिसमें मैन के जो राइट के बारे में बताया था तो लोगों को लगा था कि वुमेन्स के बारे में तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए उन्होंने वुमेन्स के लिए अलग से बुक लिखी थी। इसके बाद उन्होंने हिस्टोरिकल मॉरल व्यू ऑफ द सिक्स्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखी है, हिस्टोरिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा है। इसके बाद मारिया द रॉन्ग ऑफ द बे, लेटर रिटन ड्यूरिंग द शॉर्ट रेजिडेंस ऑफ स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब उनकी बुक्स हैं। उन्होंने हेरिडेटरी जो प्रथा है उसको ख़त्म करने की बात की है, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को भी पूरे राइट्स जो हैं राजनीतिक हो गए, वो उदारवादी जो क्लासिकल थिंकर में आती हैं स्त्रियों के विचार के लिए। आगे बात कर लेते हैं ग्रामसी के बारे में। ग्रामसी कौन है? इटालियन थिंकर हैं और हेगेलियन जो मार्क्सिज्म है, कल्चरल मार्क्सिज्म है, उसका सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर भी वेस को इफेक्ट करता है। इसके बाद जो उनकी बुक्स है न्यूज़पेपर एंड द वर्कर्स 1916, मैन एंड द मशीन 1916, रशियन रेवोल्यूशन 1917 एंड अरियल रशियन हिस्ट्री, अ ग्रेट एंड द टेरिबल वर्ल्ड, और द मॉडर्न प्रिंस एंड द अदर राइटिंग्स, अ ग्रेट एंड द टेरिबल वर्ल्ड, द प्री प्रिजन लेटर 1908 से ये मोस्ट बुक्स हैं इनकी। लकी कॉन्सेप्ट क्या है इनके? कंसेंट एंड हेजिमनी, ये उनके कीवर्ड्स भी हैं। वार एंड पोजीशन, वार ऑफ द मोमेंट, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वर्सेस ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, सब ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट दिया है। सिविल सोसाइटी एंड द कोर ऑफ एवरी हिस्टोरिकल, पॉपुलर नेशनल कल्चर का कॉन्सेप्ट भी दिया है। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली 21 जनवरी 1921 का इनका फाउंडर है। हेगेलियन जो मार्क्सिज्म है उसके फाउंडर भी ग्रामसी हैं। तो आपने इसी तरह से अपने नोटबुक में भी नोट्स बनाने हैं। एक साइड पे उनके इंट्रोडक्शन लिखना है, एक साइड पे उनकी बुक्स लिखने हैं कि कॉन्सेप्ट है। आप जब एक दो बार इनको पढ़ लोगे तो जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड आएगा तो आप उसको आसानी से आपके दिमाग में हिट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे 2-3 थिंकर बचे हैं, उनकी आपने मेनली बुक्स और के कॉन्सेप्ट कर लेने हैं। इसके बाद आगे आपको कोई भी इसमें दिक्कत होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में अपना जो कमेंट है उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्ट विद यस लेट्स स्टार्ट टुडे। नेक्स्ट वीडियो 8 PM। थैंक यू, बाय, टेक केयर। और 100 सब्सक्राइबर पे आपको फ्री फुल नोट्स यूनिट मिल जाएगी। और